नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके इस सेशन में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद यही रहती है हमेशा कि आप अच्छे होंगे, चंगे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी एक बार लाइव आ जाएंगे ताकि हम इस सेशन को स्टार्ट कर सकें, जिसका नाम है आपका पॉलिटी। और पॉलिटी में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी नीति आयोग। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चे, मैं आपको यूपीएससी के जो 2-3 फैक्ट्स आपके बचे हुए हैं उनको लिखवाऊंगी। देन हम नीति आयोग और योजना आयोग को एक साथ पढ़ेंगे। योजना आयोग के बारे में केवल हम एक जनरल इंफॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि योजना आयोग आज के समय अस्तित्व में नहीं है। लेकिन इन केस अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि उसकी स्थापना कब हुई थी या उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे, तो उन चीजों को जानते हुए हम नीति आयोग को पढ़ेंगे। सारे बच्चे एक बार लाइव आ जाएंगे। रामेश्वर, सूरज, सेवक, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे। प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए फटाफट से। अब देखिएगा यहाँ पे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल मैं आपको यूपीएससी से रिलेटेड फैक्ट्स बता रही थी, तो मैं आपको बता रही थी यूपीएससी फैक्ट्स। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे थे कि यूपीएससी से जुड़े हुए क्या क्या तथ्य हो सकते हैं। तो आपको, अगर मैं यूपीएससी फैक्ट्स की बात करती हूं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिएगा। एचिंसन आयोग, ठीक है, एचिंसन आयोग की हम बात करते हैं। एचिंसन एक आयोग बनाया गया था, एक कमीशन बनाया गया था। ठीक है, एक कमीशन, एक आयोग बनाया गया था। और जब इस एचिंसन आयोग से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि एचिंसन आयोग किससे संबंधित था, तो ये आपके यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज से या संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित एक आयोग था। और इस आयोग ने क्या किया था, पहले लिख दीजिए, एचिंसन आयोग सिविल सेवा से संबंधित है। सिविल सेवा से संबंधित है, ठीक है। सिविल सेवा यानी कि सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, ठीक है। सिविल सर्विस यानी कि सिविल सेवा से संबंधित है, ठीक है, संबंधित है। और अगर हम बात करते हैं इसके बारे में कि एचिंसन आयोग सिविल सेवा से संबंधित है, जिसके द्वारा परीक्षा में, जिसके द्वारा ठीक है, जिसके द्वारा सिविल सेवा की परीक्षा, जिसके द्वारा सिविल सेवा परीक्षा में, सिविल सेवा परीक्षा में, सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए, में सम्मिलित होने के लिए, में सम्मिलित होने के लिए, सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु का, के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया। न्यूनतम आयु यानी कि मिनिमम एज, ठीक है, न्यूनतम आयु यानी कि मिनिमम एज, न्यूनतम आयु का, ठीक है, न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया, न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया। यह आपको ध्यान रखना है, न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया। यह आपका एक फैक्ट है। यहां से सिर्फ ये क्वेश्चन बनेगा कि एचिंसन आयोग जो है प्यारे बच्चे, आपको ध्यान रखना है कि सिविल सर्विसेज से रिलेट करता है। और ये इसलिए बनाया गया था कि आप ये बताओ कि सिविल सर्विसेज में शामिल होने के लिए मिनिमम एज कितनी होगी। तो इसने मिनिमम एज का निर्धारण किया। और आप सभी जानते हैं कि मिनिमम एज 21 साल रखी गई है। और उसमें 21 साल आपकी तब रखी गई है कि अगर आप उस टाइम तक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, एटलीस्ट आप ग्रेजुएट हो, तब जाकर ये आयु आपकी निर्धारित होगी। ऐसा नहीं कि आप 21 साल के हो गए लेकिन आपने केवल 12th पास किए तो आप यूपीएससी एग्जाम दे सकते हो, या आप जो है यूपीएससी से रिलेटेड या एसपीएससी से रिलेटेड अगर कोई भी एग्जाम देना चाहते हो तो आपको पहले अपनी मिनिमम एज को कंप्लीट करना होगा और साथ साथ आपको ग्रेजुएट भी होना होगा। तब आपकी मिनिमम एज उसने बताई है कि 21 आपकी निर्धारित की गई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, ये एचिंसन आयोग ने किया था। उसके बाद देखिएगा आपका अगला फैक्ट क्या है। पहली बार, ध्यान से सुनना, पहली बार, ठीक है, पहली बार यानी कि फर्स्ट टाइम, पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा, पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा, सिविल सेवा की परीक्षा, पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा, एग्जामिनेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, एग्जामिनेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, एग्जामिनेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विस,
सिविल सर्विस, ठीक है। पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा, पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा लंदन में और इलाहाबाद में 1922 में 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी या एडी में आयोजित की गई थी। यानी इसके पहले केवल लंदन में ये आपके एग्जाम होते थे, ठीक है। लेकिन आपका इंडिया में अगर आपसे बात करें, गुड आफ्टरनून विशाल कुमार, समीर खान, राहुल, सभी को गुड आफ्टरनून। पहली बार सिविल सेवा परीक्षा लंदन और इलाहाबाद, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इलाहाबाद जिसे आज आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहां पर ये एक साथ, मतलब भारत में और लंदन में एक साथ कब आयोजित हुई, तो 1922 में। इससे पहले ये जो एग्जामिनेशंस होते थे, ये जो परीक्षाएं होती थी, ये जो एग्जाम होते थे, एग्जाम ऑफ सिविल सर्विसेज, आप सिविल सर्विस लिख देना, एग्जामिनेशन की जगह लिख देना एग्जाम ऑफ सिविल सर्विस, ठीक है, आयोजित की गई थी। तो लिख दीजिएगा एग्जाम ऑफ सिविल सर्विस, एग्जाम ऑफ सिविल सर्विस आयोजित की गई, ठीक है, आयोजित की गई थी, ठीक है, में आयोजित की गई थी, यानी कि एग्जाम ऑफ सिविल सर्विस, एग्जाम ऑफ सिविल सर्विस, ठीक है, लंदन और इलाहाबाद में 1922 में आयोजित की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक साथ कब आयोजित की गई थी। मैम 28 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, बिल्कुल दे सकते हैं अगर 28 साल में कंप्लीट हुआ है। मैंने मिनिमम एज की बात की, किसने मिनिमम एज बताई, 21, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1922 में आयोजित हुई थी एक साथ भारत में और लंदन में। नेक्स्ट आप फैक्ट देखेंगे जिसमें लिखा है कि आपको एक और चीज मेरे को बतानी है कि यहाँ पर ये आपके सारे फैक्ट्स हैं, आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। सिविल सर्विसेज से रिलेटेड आपके यही फैक्ट हैं। अगर हम आगे की तरफ बात करते हैं, मैम आप मेरा एक डाउट नहीं बताते हो। जी इलू जी बताइए आपका क्या डाउट है, आज आपके कमेंट में मेरी नजर गई है और आप अपना डाउट लिख के देख दीजिए। अच्छा एक चीज और, 2-3 चीजें और लिखो। जैसे अगर हम बात करें कि भारतीय वन सेवा को 1963 में स्थापित किया गया, 1963 में स्थापित किया गया। अगर हम बात करें कि यूपीएससी में कौन कौन सी सेवाएं या अखिल भारतीय में कौन कौन सी सेवाएं होती हैं, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल इंडिया सर्विसेज अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी होती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं बेटा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें कौन कौन सी सेवाएं शामिल होती हैं, तो आईएएस होती है, आईपीएस होती है और आईएफएस होती है। इसमें से इंडियन फॉरेन सर्विस को 1963 में, इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन अलग है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को अखिल भारतीय सेवाओं में 1963 में शामिल किया गया था। बाद में ये पहले इन सेवाओं में नहीं थी, इसे बाद में कब शामिल किया गया, 1963 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को इसमें शामिल कर लिया गया था। ये आपका लास्ट फैक्ट था। सारे फैक्ट मैंने आपको बताया कि पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, अंग्रेज थे। अच्छा अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपका लंदन और इलाहाबाद में पहली बार परीक्षाएं कब आयोजित हुई थी एक साथ, तो 1922 में। एचिंसन आयोग किससे संबंधित था, सिविल सर्विसेज से संबंधित था। एचिंसन आयोग ने किस चीज का निर्धारण किया था, तो मिनिमम एज का निर्धारण किया था। ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। कैग के बारे में 2 फैक्ट्स थे कि पहला कैग कौन था, वर्तमान में कैग कौन है। उसके अलावा आपके
इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो आपके थे वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। मैम बहुत दिन से पूछा था, प्लीज़ बताइए ना CAPF के बारे में। बेटा जी ये सारे क्वेश्चंस क्लास के अंदर के क्वेश्चंस नहीं हैं, आप ये सब मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके वहाँ पे आप जो है पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं इन चीज़ों पे प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए कि टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, क्योंकि अभी तो ये अच्छा लगता है जब लाइव क्लास आप ले रहे होते हो कि मुझसे बातें करते हो, लेकिन जो बच्चा लाइव नहीं ले रहा, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहा है, वो बच्चा बहुत इरिटेट होता है। ठीक है, वो बच्चा बहुत इरिटेट होता है बाद में। वॉइस क्यों नहीं आ रही है? वॉइस यहाँ से एकदम सही जा रही है। अजीत कुमार आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। और अब आप अपने चैप्टर का सबसे पहले नाम लिखेंगे जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, जो कि आप लिखेंगे योजना आयोग। लिखिएगा योजना आयोग, यानी कि प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, जब हम योजना आयोग की बात करते हैं, प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं, तो प्यारे प्यारे बच्चे इसकी स्थापना कब की गई थी? लिखिएगा 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और ये किसने कहा था कि भारत में एक योजना आयोग बनना चाहिए? तो आप ध्यान रखिएगा कि केसी नियोगी की सिफारिश पर, केसी नियोगी की सिफारिश पर स्थापना, केसी नियोगी की सिफारिश पर। ठीक है, केसी नियोगी की सिफारिश पर स्थापना की गई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ केसी नियोगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो केसी नियोगी की सिफारिश पर, उनकी रिकमेंडेशन पर आपके योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई। क्यों? केसी नियोगी कौन थे मैम? तो आपको मैंने पढ़ाया था कि आपके जो हैं फाइनेंस कमिश्नर थे, यानी कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन आपके कौन बने थे? केसी नियोगी बने थे। और इन्हीं केसी नियोगी ने क्या कहा कि योजना आयोग को स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो योजना आयोग की स्थापना आपने पढ़ ली। अब इसमें केवल आपको याद रखना है कि इसके फर्स्ट अध्यक्ष यानी कि फर्स्ट चेयरमैन कौन थे। ठीक है, अध्यक्ष कहें या फिर आप चेयरमैन कहें। उसके बाद में बेटा आपको इसी में लिखना है कि लास्ट अध्यक्ष या चेयरमैन कौन थे। तो प्यारे बच्चे, जब हम फर्स्ट चेयरमैन की बात कर रहे हैं तो लिखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं वही प्यारे बच्चे इसमें चेयरमैन होते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ आप ध्यान रखिएगा कि प्लानिंग कमीशन गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि लास्ट चेयरमैन कौन थे, तो लास्ट चेयरमैन हैं जो हैं आपके नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, एक फर्स्ट और एक लास्ट। अब क्योंकि अध्यक्ष जो है ना बेटा वो बहुत फेमस होते हैं जी। ये नया टॉपिक है अमित कुमार, टॉपिक का नाम मैंने डाला हुआ है प्लानिंग कमीशन। तो ये आपको सबको पता होता है, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर कि भाई पीएम फेमस होते हैं, तो पीएम ज्यादातर सबको पता होते हैं। तो इसीलिए एक बार आपका एक एग्जाम हुआ जिसमें आपके उपाध्यक्ष से क्वेश्चन पूछा गया कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, और उसमें पूछा गया था फर्स्ट उपाध्यक्ष का नाम। ठीक है, फर्स्ट उपाध्यक्ष का नाम प्यारे बच्चे पूछा गया, तो आप लिखेंगे डेपुटी चेयरमैन, डेपुटी चेयरमैन।
अब डेप्यूटी चेयरमैन से प्यारे प्यारे बच्चे क्या क्वेश्चन बनेगा कि फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट, तो आप लिखेंगे कि फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन जो हैं वो है आपके गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, ये प्रश्न आपके एक एग्जाम में आ चुका है, ठीक। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि लास्ट कौन थे, तो आप लिखेंगे मोंटेक सिंह आहलूवालिया। मोंटेक सिंह आहलूवालिया, 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 ये आपको ध्यान रखना है बेटा। इसका आर्टिकल नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है कि संविधान में इसके बारे में प्रावधान नहीं है। इसे आपके सरकार के द्वारा बनाया गया है। यह संविधान ने इसको बनाने के लिए नहीं बोला, इसे किसने बनाया है? सरकार ने बनाया है, गवर्नमेंट ने इसकी स्थापना कराई है। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ही ये होता है कि संविधान में इसके बारे में चर्चा नहीं है। और जब संविधान में चर्चा नहीं है तो इसका मतलब कि इससे रिलेटेड आर्टिकल भी नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे प्यारे बच्चे जब हम बात करेंगे तो अगला अब आपको यहां ध्यान रखना है, मैं नोट डाल के लिखती हूं, नोट डालना है और लिखना है वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर, वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर, योजना आयोग को समाप्त कर, समाप्त कर कर नीति आयोग का, नीति आयोग का, नीति आयोग की स्थापना की गई है, नीति आयोग की स्थापना की गई है, ठीक है। नीति आयोग को एस्टैब्लिश किया गया है। और नीति आयोग की हम बात करेंगे बेटा, कार्य इसके जानने की जरूरत नहीं है सेवक कुमार, क्योंकि ये अब आपका खत्म हो चुका है। योजना आयोग से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहूंगी सेवक कुमार जी कि इसका काम था गवर्नमेंट के लिए प्लानिंग्स बनाना, योजनाएं बनाना, ठीक है। लेकिन अब इसका काम खत्म हो चुका है क्योंकि वर्तमान में इसका अस्तित्व नहीं है, इसे खत्म किया गया है और एक नया नाम इसको दिया गया है नीति आयोग। यहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे कि इसका काम क्या है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसमें उपाध्यक्ष कौन है, इसमें सीईओ कौन है, इसमें गवर्निंग काउंसिल क्या है, ये सब प्यारे बच्चे इसमें आपका क्वेश्चन आएंगे। तो नीति आयोग को फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे और आप देखेंगे। अब लिखेंगे, हेडिंग डालिएगा, नया चैप्टर है आपका नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग इसका नाम है। जब हम इसमें नीति आयोग में प्यारे प्यारे बच्चों, नीति की फुल फॉर्म कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है, एसएससी इसके बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। और भी कई एग्जाम में नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी गई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो नीति आयोग की जब हम बात करते हैं तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको इसकी फुल फॉर्म बता देती हूं। तो लिखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी हम लिख सकते हैं राष्ट्रीय भारत, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और एक और चीज ध्यान रखना प्यारे बच्चे कि नीति आयोग भी आपका एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी इसके बारे में भी संविधान में प्रावधान नहीं है। यह भी योजना आयोग की तरह एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लिख दीजिएगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संवैधानिक निकाय।
नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये आपको ध्यान रखना है। समाप्त। अब देखिएगा उसके बाद में हम आगे की तरफ बात करते हैं और अभी मैं आपको नीति आयोग के बारे में थोड़ी चीजें और बताती हूं कि आखिर ये नीति आयोग है क्या। तो इसके बारे में लिखना, यह आयोग सरकार के, यह आयोग सरकार के, ठीक है, यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में, सरकार के थिंक टैंक, ठीक है, थिंक टैंक यानी कि बौद्धिक संस्थान, थिंक टैंक यानी कि बौद्धिक संस्थान, थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा, थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, यानी एक तरीके से सरकार के लिए ये विचारों का एक संस्थान है जहां पर ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए किस चीज के लिए विचार करेगा, नीतियों के निर्माण के लिए। ठीक है, अब यहां पे ये हमें पता चल गया कि ये इसका एक थिंक टैंक है। तो मैम ये जो नीति आयोग है, ये जो आपका नीति आयोग है, इसकी स्थापना कब की गई थी, नीति आयोग कब बनाया गया था? तो आप लिखेंगे प्यारे बच्चे 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 2015 को स्थापना। ठीक है, 1 जनवरी 2015 में प्यारे बच्चे ये नीति आयोग बना था। ये लाइन अगर मैंने ऊपर लिखी है, आप इसे नीचे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नीचे इस लाइन को रिप्लेस कर सकते हो आप। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मैम ऊपर नीचे हो गया, तो आप अगर इस लाइन को यहां पर भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, पंचवर्षीय योजना आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाएंगी, पॉलिटी में नहीं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। मेरे को सिर्फ आपको बताना है, आगे देखिएगा। तो यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के लिए काम करेगा, यानी कि उसके लिए एक बौद्धिक संस्थान है, उसके लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजों के लिए विचार करेगा कि क्या नीतियां होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। और ये न केवल केंद्र सरकार के लिए बल्कि राज्य सरकारों के लिए भी एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। तो मैं इस लाइन को क्लियरली यहां लिख देती हूं कि यह केंद्र के साथ राज्य सरकारों के लिए, लिखिएगा, यह केंद्र के साथ राज्य सरकारों, यह केंद्र के साथ राज्य सरकारों, यह केंद्र के साथ राज्य सरकारों, यह केंद्र के साथ राज्य सरकारों के लिए भी, राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण, मेक पॉलिसी, ठीक है, मेक पॉलिसी के लिए भी नीति निर्माण करने वाले, नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा, संस्थान की भूमिका निभाएगा। यानी ये दोनों गवर्नमेंट्स के लिए पॉलिसी मेकिंग का काम करेगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, दोनों के लिए काम करेगा। मैम इकोनॉमिक आप पढ़ाएंगी? नहीं बेटा, मैं नहीं पढ़ाऊंगी अल्पा, इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ाऊंगी।
बेटा जी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, आपके जो भी हैं आपकी 5 ईयर प्लान्स, ये सब इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये सब आपको इकोनॉमिक्स वाले सर बताएंगे, ये पॉलिटी का पार्ट नहीं है प्यारे बच्चे। तो जिस दिन आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट होगी वहां आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। ये सिर्फ मैं बता रही हूं कि नीति आयोग क्या होता है, योजना आयोग क्या था, योजना आयोग को बदलकर क्या नया नाम दिया गया, नीति आयोग दिया गया। और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह बनाया गया है। योजना आयोग के साथ में जैसे योजना आयोग के जो कार्य थे लगभग उसके यही कार्य, लेकिन इसमें कुछ और चीजों को भी ऐड किया गया है। इसका जो स्ट्रक्चर है नीति आयोग का उसको बदल दिया गया है। आगे देखिएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे आगे चीजें, मैम जी इसने अपना काम कब से चालू किया, 1 जनवरी 2015 को ये संस्थान बना और इसने अपना काम तभी से शुरू कर दिया था। मैम आप क्या बारिश हो रहा है क्या, नहीं बेटा बारिश वारिश कुछ नहीं हो रही है। चलिए फालतू की बातें नहीं करनी है और अपने उस पर ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पर आगे हम बात करते हैं, जब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं तो ये क्या काम करेगा, और केंद्र व राज्य सरकारों को, केंद्र व राज्य सरकारों, ठीक है, केंद्र व राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय, व अंतरराष्ट्रीय यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय, ध्यान से सुनिएगा, महत्व के, महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्व के, महत्वपूर्ण के, महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर रणनीतिक व तकनीकी सलाह देगा, रणनीतिक व तकनीकी सलाह देगा। रणनीतिक का मतलब होता है कि आगे प्लानिंग वगैरह कैसे करनी है, और इन प्लानिंग्स में हम टेक्निक्स का यूज कैसे कर सकते हैं, ये दोनों तरह की चीजें हमें हमारा योजना आयोग, सॉरी नीति आयोग बनाएगा। ठीक है, ये नीति आयोग हमें बताएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आपका केंद्र व राज्य सरकार दोनों को नेशनल और इंटरनेशनल जो मैटर्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स होंगे, उन पर ये आपकी रणनीतिक यानी कि आपको कैसी रणनीति के साथ में काम करना है और साथ साथ आपको कैसे टेक्निक्स का यूज करना है, ये सब इसमें सलाह देगा, एडवाइस हमारे जो है इन दोनों गवर्नमेंट्स को देगा। क्लियर है? आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यह पंचवर्षीय योजनाओं, जो आपका प्रश्न आ रहा है, यह पंचवर्षीय योजनाओं, यह पंचवर्षीय योजनाओं, ठीक है, यह पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप के, भावी स्वरूप, भावी स्वरूप के संबंध में, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं यानी कि 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स, 5 इयर्स प्लान, सॉरी 5 इयर्स प्लान, फाइव ईयर्स प्लान के भावी स्वरूप के संबंध में, के भावी स्वरूप के संबंध में सरकार को सुझाव प्रस्तुत करेगा। सुझाव, इसको भी एडवाइस ही कहेंगे, प्रस्तुत करेगा, यानी ये बताएगा कि आगे जो 5 ईयर प्लान्स बनाए जा रहे हैं वो किस तरीके के होने चाहिए, उनमें क्या क्या चीजें को हमें समाहित करना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। आ रहे हैं आकाश कुमार जी, पहले बेटा इसके काम बता रही हूँ, फिर मैं इसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगी कि इसमें अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है, गवर्निंग काउंसिल क्या होती है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, किसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, सब मैं आपको प्यारे बच्चे बताऊंगी। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। यह पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप के संबंध में सरकार को सुझाव प्रस्तुत करेगा। ये इसके काम होते हैं। अब हम बात करते हैं कि योजना आयोग का स्ट्रक्चर। जैसे प्यारे बच्चे इसमें अध्यक्ष की बात की जाएगी, ठीक है, अध्यक्ष, फिर उसके बाद इसमें उपाध्यक्ष की बात होगी, ठीक है, यानी कि चेयरमैन भी, यहां पर भी चेयरमैन है, उसके साथ यहां पर भी डेप्यूटी चेयरमैन है। अब यहां पे एक पोस्ट और है, ठीक है, जिन्हें आप कहते हैं सीईओ, यानी कि फुल फॉर्म पहले हिंदी में लिखेंगे, यानी मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिखो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शॉर्ट में बोलेंगे सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आपको ध्यान रखना है कि ये कौन है। अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष प्यारे बच्चे यहां पर भी पीएम होते हैं, और आपके अभी तक इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि जब से ये बना है तब से यही आपके देश के प्रधानमंत्री जी हैं, और प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो ये इसके अध्यक्ष हैं और वर्तमान में भी यही हैं, यही इसके प्रथम और अभी तक के अंतिम अध्यक्ष हैं, क्योंकि अभी तक आपके देश के पीएम उसके बाद में नहीं बदले हैं। लेकिन जब हम उपाध्यक्ष की तरफ जाएंगे और उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट कौन थे, तो फर्स्ट आप लिखेंगे अरविंद पनगड़िया, ठीक है, बहुत चर्चा में रहे थे अरविंद पनगड़िया। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान में, या आपसे पूछा जाए कि इन प्रेजेंट कौन है, तो आप कहेंगे कि इन प्रेजेंट वर्तमान में डॉक्टर सुमन बेरी, ठीक है, नाम लिखिएगा डॉक्टर सुमन बेरी, डॉक्टर सुमन बेरी, ये वर्तमान में इस आयोग के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर सुमन बेरी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी आपके कौन पूछे जाएंगे, इसमें भी प्यारे बच्चे फर्स्ट कौन थे, और आपके ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे इन प्रेजेंट कौन है, इन प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में। तो अभी तक जो है वो मैं आपको बता रही हूं, अगर आगे चेंज हो जाएंगे तो आप अपडेट कर लीजिएगा। फर्स्ट है सिंधु श्री खुल्लर, फर्स्ट का नाम है सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर। ये प्यारे बच्चे इनके ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट सीईओ थे, और मैं आपको ये भी बता दूंगी अभी कि उपाध्यक्ष और आपके जो सीईओ हैं इन दोनों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, ठीक है। वर्तमान में कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम लिखिएगा, BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम, 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 BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। ये आपके वर्तमान में इसके सीईओ हैं। अब आपको एक चीज और लिखनी है यहाँ पर, जो मैं नीचे की तरफ लिख देती हूं, ठीक है। आपको लिखना है, नोट डालकर लिखना है, लिखिएगा नोट, ठीक है, ताकि वो हाईलाइट होता रहे। आपको नोट डालिएगा और लिखिएगा उपाध्यक्ष तथा सीईओ की नियुक्ति
प्रधानमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। इन तीनों के अलावा इस संस्थान में कई सारे सदस्य होते हैं, ठीक है, कई सारे सदस्य होते हैं जिसमें कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, कुछ स्पेशल इनवाइटेड मेंबर्स होते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य जिन्हें हम बोलते हैं। इसके अलावा इसमें एक अधिशासी परिषद यानी कि एक गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें सारे स्टेट के सीएम आपके शामिल होते हैं, ठीक है, जो मैं लिखवा देती हूं। तो आपके कौन होंगे, सीईओ, और एक इसमें क्या होती है, गवर्निंग काउंसिल। नेक्स्ट आपका यहां और क्या होती है, गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें आप लिखेंगे, इसे हम हिंदी में बोलते हैं अधिशासी परिषद। और ये जो अधिशासी परिषद होती है, ये जो प्यारे बच्चे गवर्निंग काउंसिल जो होती है, अगर हम इसके बारे में आपसे बात करें तो आपको एक चीज़ बहुत गौर से सुननी है कि इस गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल होता है। तो आप लिखेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, ऑफ ऑल स्टेट्स, और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के, और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ ऑल यूटीज, क्योंकि सारे यूटीज में सीएम नहीं है इसलिए यूटीज के उपराज्यपालों को शामिल किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें ये एक गवर्निंग काउंसिल होती है। अब आपको 3 चीजें और लिखनी है, जैसे कि इसमें मेंबर्स कौन कौन होते हैं लिखिएगा। एक होते हैं आपके पूर्णकालिक सदस्य, फुल टेन्योर मेंबर्स, पूर्णकालिक सदस्य, फुल टेन्योर मेंबर्स, फुल टेन्योर मेंबर्स। ये जानने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन है, इतना डीप में आपसे नहीं पूछेगा, 3 होते हैं। फिर आपके कुछ होते हैं पदेन सदस्य, एक्स ऑफिशियो मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर जो कुछ समय के लिए आते हैं, फुल टेन्योर के लिए नहीं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जिसको हम कह सकते हैं 4 होते हैं, और लास्ट होते हैं विशेष आमंत्रित सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य जिन्हें हम कहते हैं स्पेशल इनवाइटेड मेंबर्स। ये भी 4 होते हैं स्पेशल इनवाइटेड मेंबर्स। इसका स्ट्रक्चर से कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कितने कितने मेंबर्स होते हैं। केवल आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन होते हैं, ये प्यारे बच्चे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे आपके यहाँ पर पूरी चीजें होती हैं। क्या क्यों नहीं होते हैं मैम जी, क्या नहीं होते लवकुश, क्यों नहीं होते, क्या कुछ, क्या क्यों नहीं होते, पूरा क्वेश्चन तो लिखा करो। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए प्यारे प्यारे बच्चों, ये आपके यहाँ पर अभी मैंने आज आपको इतना आपको बता दिया है, योजना आयोग, नीति आयोग और साथ साथ यूपीएससी के फैक्ट्स। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि इनको खत्म कराने के बाद अगर अब आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन है तो पहले आप पूछ लीजिए, क्योंकि अब आपका मैं एक चैप्टर कराने जा रही हूँ जिसका नाम है राजभाषा आयोग, यानी कि लैंग्वेज कमीशन के बारे में हम बात करेंगे। राजभाषा
भाषा आयोग के बारे में हम बात करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें उसमें आपको पढ़नी है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे, ठीक है। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं या जितने आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप जो है जल्दी से मुझे बता दीजिए। पदेन सदस्य का मतलब है कि ये कुछ समय के लिए यहाँ पर आते हैं, जैसे आपके उपराष्ट्रपति जी होते हैं पदेन सदस्य। आप ये बोल सकते हैं कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे उपराष्ट्रपति जी आपके राज्यसभा के पदेन राज्य सभापति होते हैं, यानी कि वो आपके फुल टेन्योर के लिए नहीं होते, क्योंकि राज्यसभा के बाकी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन इनका कार्यकाल क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इनका कार्यकाल जो होता है आपके उपराष्ट्रपति जी का 5 साल, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल मैम कितने वर्ष का होता है, तो आप कहेंगे कि उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ठीक है। आप क्या पूछ रहे हैं मैम, सीएम क्यों नहीं होते हैं? सीएम इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हर राज्य में विधानसभा नहीं है। ये तो क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना ही नहीं था। जब किसी भी राज्य में विधानसभा नहीं होगी, किसी भी यूटी में जब विधानसभा नहीं है तो वहां पर आपके सीएम नहीं हो सकते। केवल 3 ही आपके ऐसे यूटी हैं जहां पर विधानसभा है। जी, आपको पीडीएफ कंबाइंड मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में मुझसे मत पूछिए, क्योंकि ये चैप्टर आपका इकोनॉमिक्स का है, मैं कई बार आपको बता चुकी हूं। सीईओ आपको मैं सीईओ के बारे में मैंने आपको बताया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि फर्स्ट सीईओ लिखा हुआ है सिंधु श्री खुल्लर हैं, वर्तमान में वीवीआर सुब्रमण्यम है। प्यारे बच्चे ध्यान से देखो, लिखा हुआ है मोहित गुज्जर। ठीक है, इससे ज्यादा ना आपका क्वेश्चन आएगा, ना इससे ज्यादा आपको अब जानने की जरूरत है, ठीक है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बल्कि उससे ज्यादा ही आपके नोट्स के अंदर है। आगे देखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक है आपका अगला चैप्टर जिसका नाम है राजभाषा, जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। एक और आपको ध्यान से सुनना है, ऑफिशियल लैंग्वेज का सबसे पहले संविधान के किस भाग में है? इधर ही लिख देती हूं, किस भाग में है, किस पार्ट में है, तो आप कहेंगे कि भाग 17 में है। किस में है? भाग 17। और प्यारे बच्चे आर्टिकल या अनुच्छेद आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि 343 से लेकर 351 तक आपके संविधान के आर्टिकल्स राजभाषा से संबंधित हैं, जिसमें आर्टिकल 343 में कहा गया है राजभाषा संबंधी प्रावधान। आर्टिकल किसमें किया गया है? मैम केवल एक सीईओ होते हैं, तो भाई केवल एक ही सीईओ होते हैं किसी भी जगह पर, 3-4 सीईओ की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आगे देखिए, अब मैं आपका कोई भी कमेंट अब लेने वाली नहीं हूं, बहुत ज्यादा कमेंट्स हो गए हैं आज आपके, ठीक। आगे देखिएगा, तो राजभाषा जो है ये आपके संविधान के भाग 17 में और आर्टिकल 343 से 351 तक है, जिसमें प्यारे बच्चे जब हम आर्टिकल 343 की बात करते हैं तो 343 में कहा गया है कि इसमें ये बोला गया है कि संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान दिया गया है। संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान, संघ की राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान, राजभाषा संबंधी प्रावधान, संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान दिया गया है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि संघ की राजभाषा यहां पर होगी। तो क्या यहां पे प्रावधान है, क्या प्रोविजंस हैं, ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 343 में है।
ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो संघ की राजभाषा यानी कि आपकी संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान यानी कि प्रोविजन जो है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन का, वो किस आर्टिकल में है? 343 में आपका दिया गया है। फिर एक प्यारे बच्चे अगला आर्टिकल है आर्टिकल 343 का सब क्लॉज 1। सब क्लॉज किसको बोला जाता है? इस ब्रैकेट को बोला जाता है। इसमें क्या है? इसमें बात की गई है संघ की राजभाषा। कहा गया है कि संघ की राजभाषा, ठीक है, राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, संघ की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, संघ की राजभाषा हिंदी तथा संघ की लिपि, संघ की लिपि, स्क्रिप्ट ऑफ यूनियन, स्क्रिप्ट ऑफ यूनियन, स्क्रिप्ट ऑफ यूनियन, संघ की लिपि देवनागरी, देवनागरी होगी। लिपि मैंने आपको बताया है कि किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, ठीक, तो आपकी संघ की भाषा जो लिखने का तरीका है वो देवनागरी है, स्क्रिप्ट आपकी यूनियन की देवनागरी, और संघ की जो राजभाषा है कहा गया कि वो हिंदी, ठीक है, हिंदी किसमें? आर्टिकल 343 में, और संघ की जो लिपि है वो देवनागरी है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे समझ रहे होंगे कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं एक नोट लिखने वाली हूँ, और नोट के अंदर जरा लिखना, क्या लिखने वाली हूँ? राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा यानी कि नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा यानी कि नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको और भी चीजें मैं लिखवा रही हूं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी हिंदी जो है वो केंद्र सरकार यानी संघ की राजभाषा बताई गई है, ना कि देश की भाषा बताई गई है, क्योंकि देश में आपकी 22 भाषाएं हैं जिसके बारे में मैंने कल आपको 8th शेड्यूल में बताया था, और ये सारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। विशाल कुमार जी, आप एक ही चीज को बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और जिसका कोई अर्थ नहीं है। मैं आपको कंटेंट दे रही हूं और आप लूसेंट की बात कर रहे हैं, और मैथ्स की मुझसे क्यों बात पूछ रहे हैं आप? मैथ्स का मैं नहीं बता पाऊंगी, लूसेंट पूरा जीएस को कवर नहीं करती है। आपकी पॉलिटी यहां से उठा के देखना और लूसेंट से उठाकर देखना। क्यों बेटा इतना कॉपी पेस्ट करते हैं आप लोग? जब टीचर पढ़ा रहा है तो आप क्यों उस चीज को फोकस नहीं करते जहां पे आपको फोकस करने की जरूरत है? आपका इतना ध्यान क्यों रहता है कमेंट्स पर? नहीं रहने दो, मत डिलीट करो। तो आपको जो चीजें समझाई जाती हैं, अगर कोई टीचर बार बार बोल रहा है कि पढ़ते समय केवल पढ़ाई पे फोकस करो, आप कमेंट क्यों नहीं करते हैं ग्रुप में? क्यों टीचर्स को टैग नहीं करते हैं ग्रुप में? उसी के लिए तो वो बनाया गया है। आपसे ही नहीं, मैं जितने भी बच्चे हैं बार बार कॉपी पेस्ट करते हैं आप लोग, जब तक आपको मतलब यहाँ पे ये जो चीजें हैं कि आपको बताई ना जाए कि बेटा जब टीचर पढ़ा रहा है तो वो आपकी चीजों का कमेंट नहीं दे पाएगा। और अभी भी कितने भी मैं आपसे, मैं फर्स्ट क्लास से, अब तो खैर क्लास खत्म होने वाली है आपकी, लेकिन आप क्या करते हैं? बीच में कमेंट्स करते हैं, फिर जो फ्लो होता है टीचर का पढ़ाने का वो भी टूटता है और आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं। राजभाषा का मतलब होता है, आपकी राजभाषा का मतलब है कि आपकी पूरे देश की जो भाषा है उसके बारे में बताया गया आपको। राजभाषा, यहाँ पे राज का शब्द जो अर्थ लिया गया है वो राष्ट्र यानी कि देश से लिया गया है। तो देश की कोई राजभाषा है या नहीं है, सॉरी, देश की कोई भाषा है पर्टिकुलर या नहीं है,
उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 5 मिनट रह गया है। मैं आज इस टॉपिक को यहीं पे रोकती हूँ और पहले मैं आज आपकी बातें सुनती हूँ। 5 मिनट की क्लास सिर्फ इसलिए रखी जा रही है और कल से अगर आप ये एक्टिविटी करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी बेटा, देख लो, क्योंकि इससे चीजें बहुत ज्यादा खराब होती हैं, टीचर्स डिस्टर्ब होता है, बच्चा जो फ्लो के साथ पढ़ रहा है उसको प्रॉब्लम होती है। जी नहीं, हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है प्यारे बच्चे। ठीक है, सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं संस्कार। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स 395 आर्टिकल्स आपके मेन आर्टिकल्स हैं और प्लस आज वर्तमान में 470 आर्टिकल्स हैं। अब आप पूछिए, अब मैं बोलूंगी कि पूछिए तो अब आप नहीं पूछेंगे, लेकिन जब मैं ये बोलूंगी कि प्लीज बेटा पढ़ाई पे फोकस करो, ध्यान दो पढ़ाई की तरफ, उस चीज को सुनो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लुसेंट के बारे में जानकारी यहां ले रहे हैं क्लास के अंदर। ये अगर आप मुझे कमेंट कर देते तो आप क्या करते, मैं आपको आंसर देती। अब कोई और देता है या नहीं देता है ये मुझे नहीं पता, मुझे अपना पता है। आप एकदम लिख रहे हैं कि मैम कोई ग्रुप में आंसर नहीं देता, ऐसा कैसे पॉसिबल है? आपको ये समझदारी अपने अंदर लानी होगी, क्योंकि जब फ्लो टूट जाता है तो फिर क्या कह सकते हैं। आप समझदार बनिए इतना, आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो राष्ट्रभाषा कोई नहीं है प्यारे बच्चे, या तो संघ की भाषा है, ठीक है, और इसमें वही सारे प्रावधान आपको बताए गए हैं। ठीक, चलिए, हिंदी बोलते हैं लेकिन हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। मैंने लिखवाया है ना कि राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय भाषा प्यारे बच्चे नहीं है। अब अगर आप एक और चीज यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि ऐसा क्यों बोला जाता है। जैसे आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि लोग क्यों बोलते हैं कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो उसका भी आंसर मैं आपको देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। संविधान लागू होने की तिथि, संविधान लागू होने की तिथि, लागू होने की तिथि कब लागू हुआ था, कब आपका कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूट हुआ था? तिथि 26 जनवरी 1950, 26 ऑफ जैन 1950 प्यारे बच्चे संविधान लागू होने की तिथि है। और इस तिथि को, इस तिथि से हिंदी को, इस तिथि से, इस 26 जनवरी की तिथि से हिंदी को, हिंदी को राजभाषा, हिंदी को राजभाषा, ठीक है, हिंदी को राजभाषा, राजभाषा का दर्जा दिया गया था, राजभाषा का दर्जा दिया गया था, किंतु इसे लागू नहीं किया गया, किंतु इसे लागू नहीं किया गया। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है कि जब आपका संविधान लागू हो रहा था तो ये बोला गया कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है, हमारी जो राष्ट्रीय भाषा होगी वो हिंदी होगी, ये चीज तय की गई। लेकिन प्यारे बच्चे आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि उस समय ये डिसाइड हो गया लेकिन बाद में इस चीज को लागू नहीं किया गया, यानी कि हिंदी को राजभाषा यानी देश की भाषा के रूप में लागू नहीं किया गया। इस वजह से कुछ लोग बोल देते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं मानी गई है। आप इस चीज को ध्यान रखना, नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, हमारी संघ भाषा है हिंदी और हमारी संघ की लिपि है देवनागरी। लेकिन हमारी राष्ट्रीय भाषा अगर कोई पूछे तो नहीं है, हिंदी नहीं है सिर्फ, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं को मान्यता दी जाती है। आपको ध्यान रखना है।
तो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूट हो रहा था उस दिन इस चीज को बोला गया, लेकिन बाद में इस चीज को लागू नहीं किया गया। और कल प्यारे बच्चे और भी प्रश्नों का उत्तर दूंगी, और कल मैं आपको पढ़ाऊंगी आर्टिकल 343 का सब क्लॉज 2, जिसमें संविधान के प्रारंभ में क्या प्रावधान आपकी भाषाओं के लिए किए गए थे उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ में आपको राजभाषा आयोग जो आपका बना है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसको बताया गया था, बोला गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया था। एक बार एक छोटा सा क्विक रिवीजन ले लो कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने यूपीएससी के बचे हुए कुछ फैक्ट्स को पढ़ा मैम। उसके बाद हमने जो है शुरू किया योजना आयोग, जो कि वर्तमान में खत्म हो चुका है, और इसके बारे में थोड़ी सी चीजें पढ़ी कि इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन हुआ करते थे। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा नीति आयोग को, जो योजना आयोग को रिप्लेस करके बनाया गया है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। फिर उसके बाद में नीति आयोग क्या होता है, इसके क्या काम होते हैं, इन चीजों के बारे में हमने जाना। और फिर उसके बाद हमने ये जाना कि नीति आयोग केंद्र और राज्य दोनों के लिए कार्य करता है। उसके बाद फिर हमने इसकी पूरी जो है स्ट्रक्चर को देखा कि इसमें कौन कौन होता है। तो इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ आपके होते हैं। साथ साथ इसमें आपके गवर्निंग काउंसिल होती है, यानी कि अधिशासी परिषद, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और आपके यूटीज के डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। यानी कि सॉरी, ये यहाँ पे बेटा इसको डेप्यूटी की जगह करना लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ पे ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर की जगह करना लेफ्टिनेंट गवर्नर। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, या लेफ्टिनेंट वर्ड यूज होगा, डेप्यूटी नहीं। आई एम रियली सॉरी। पूर्णकालिक सदस्य इसमें 3 होते हैं, पदेन सदस्य इसमें 4 और विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें 4 होते हैं। उसके बाद हमने राजभाषा शुरू किया और उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देते हुए मैंने आपको बताया। और कल मैं आपको बताऊंगी आर्टिकल 343 का 2, ये आपको कंप्लीट कराऊंगी। और उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर संविधान संशोधन, उसको खत्म कराकर आपकी पॉलिटी खत्म। आप आराम से अपना रिवीजन कीजिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।